अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूवर्स, माय लिसनर्स। तो आज हम रीड करने वाले हैं ए दिल का पार्ट नंबर 11। तो अब तक सबको पता चल गया होगा कि हमारे नावल में हीरो और हीरोइन की शादी हो चुकी है, लेकिन उनके बीच में कुछ गलत फहमियाँ हैं जो देखते हैं कि आगे क्या रंग लेती हैं। तो आइए अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। सुबह जब मुनीज़ा की आंख खुली तो वो कमरे में अकेली थी। उसे देखकर अंदाज़ा नहीं हुआ कि आहद रात को कमरे में आया था या नहीं। वो थोड़ी देर ऐसे ही बैठी रही। तबीयत अब बेहतर थी। शायद रात को आहत की पट्टियां करने का असर था। वो उठकर फ्रेश होने चली गई। दिल अब भी बोझल था। बाहर आई तो सामने सोफे पर सकीना बैठी थी और टेबल पर नाश्ता रखा था और बेड पर हुरैन मुरझाई सूरत लेकर बैठी थी। इन दोनों को देखकर मुनीज़ा मुस्कुराई और बेड पर हुरैन के पास बैठ गई। सकीना भी नाश्ते की ट्रे लिए बेड पर मुनीज़ा के पास आई। इसे नाश्ता करवा के मेडिसिन देकर वो नीचे आ गई और होर मुनीज़ा के पास ही बैठ गई। शादी को महीने से ऊपर हो चुका था। इस अरसे में हाथ को जब मौका मिलता वो मुनीज़ा को जलील करने में कसर नहीं छोड़ता। अपने सारे काम उसने मुनीज़ा के जिम्मे डाले थे, फिर चाहे वो उसके जूते पॉलिश करना ही क्यों ना हो। इस अरसे में मुनीज़ा ने इस बात से बात करने की कई बार कोशिश की, पर उसने मुनीज़ा को मुलाजमों के सामने बुरी तरह झड़क दिया। हुरैन के सामने वो मुनीज़ा से बदतमीजी नहीं करता था, ना मुनीज़ा को कुछ बोलता था और ना ही मुनीज़ा हूर के सामने कुछ जाहिर करती थी। हुरैन ने कॉलेज जाना वापस शुरू कर दिया था, जबकि मुनीज़ा की यूनिवर्सिटी आहद ने छुड़वा दी थी। सकीना मुनीज़ा से बहुत हमदर्दी रखती थी, पर वो उसकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती थी और इन सब की जिम्मेदारी भी वो अपने आप को समझती थी, क्योंकि औरत ज़ात से नफरत आहद ने इनकी वजह से की थी। उन्होंने मुनीज़ा को अपने और आहद के ख़राब ताल्लुकात की वजह नहीं बताई थी और मुनीज़ा ने भी इन पर यह जाहिर नहीं किया था कि वो सब जानती है। वो ऑफिस में बैठा कोई फाइल देखने में मसरूफ था जब ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर सभी अंदर आया। हेलो मिस्टर एच। इसको देखते हुए आहद ने अपनी सामने रखी फाइल बंद की। आ गए आप? और अब याद आ रही है आपको मेरी? कहीं इतने अरसे में मिस चोरनी के साथ तो मसरूफ नहीं थे? आहद ने एक लफ्ज़ चबाकर जताने वाले अंदाज में बोला। बिल्कुल, कल ही वापस आया हूँ। और हाँ, उस मिस चोरनी बोलने का हक सिर्फ मेरा है। तुम उसे भाभी बोल सकते हो। सभी आहद की शादी के 3-4 दिन बाद ही किसी केस के सिलसिले में शहर से बाहर गया था। आहद ने इसे अपनी शादी की बात से बेखबर रखा था, पर वैसे बताने का इरादा रखता था, लेकिन अभी नहीं। हाँ हाँ, भाभी भी बोल लूँगा, लेकिन पहले उसे ढूंढ तो लो। आहद ने इंटरकॉम पर कॉफ़ी का कहा। हाँ ढूंढ लूँगा, लेकिन इससे पहले एक और लड़की को ढूंढना है। पिछले 3 साल से ढूंढ रहा हूँ पर कहीं नहीं मिल रही। कौन लड़की? 2 शादियाँ करने का इरादा है तुम्हारा? आहद ने हैरत से पूछा। नहीं यार, शादी तो मुझे मिस चोरनी से ही करनी है, लेकिन इससे पहले एक काम है, वो पूरा करना है। बोलते हुए सभी ने काफ़ी उठाई जो अभी प्यून रखकर गया था। कौन सा काम? आहद ने इसे मशकूक नज़र से देखा। सभी से हमेशा यही बोलता था कि एक काम है, लेकिन कभी ये बताया नहीं कि क्या काम है। छोड़ नैश, तेरे मतलब का नहीं है। इसने टालना चाहा, पर आहद आज टलने के मूड में नहीं था। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मेरे काम का क्या हो या ना हो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ सभी। आहद ने निहायत संजीदगी से कहा। इसकी बात सुन के सभी ने अपनी कॉपी टेबल पर रखी। क्या जानना चाहते हो? सभी ने भी संजीदगी से पूछा। सब कुछ तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारा मकसद, जिसका तुम अक्सर कहा करते थे, और अभी तुम कोई काम का जिक्र करते हो। क्या करोगे जानकर? आहद, कुछ हासिल नहीं होना जान के, लेकिन फिर भी मुझे जानना है। इस बार आहद ने गुस्से से कहा। इसकी बिला वजह की जिद पर सभी को भी गुस्सा आया। अभी तुम ऑफिस में हो आहद, मीटिंग्स वगैरह होंगी, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। जमान, मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो और जब तक मैं ना कहूँ मेरे ऑफिस में कोई ना आए। इंटरकॉम रखकर वो सभी को देखने लगा। इशारा साफ था कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। सभी ने ठंडी हवा भरकर उसे देखा जो आज जिद लगाकर बैठा था और हाथ में पकड़ा अपना कॉफी का मग टेबल पर रखा। फिर एक लंबी सांस लेकर इसे सब बताना शुरू किया। जैसे जैसे वो सभी की बातें सुनता जा रहा था, इसके चेहरे पर कर्ब और हैरत नुमाया थी। सभी बोलकर रुका। इसके रुकने पर आहद इसे मुंतज़िर नजरों से देखने लगा। जब वो मुंह नीचे किए बैठा रहा और कुछ ना बोला तो आहद को मजबूरन खुद से इसे मुखातिब करना पड़ा। फिर क्या हुआ सभी? आहद की आवाज़ में दुख था। फिर मेरी जिंदगी खत्म हो गई आहद, बर्बाद हो गया मैंने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ। बोलते हुए सभी की आंखों में से एक आंसू गिरा। उसके आंसू देखकर आहद को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। इसे सभी बहुत अजीज था और आज वो सभी को पहली बार रोता हुआ देख रहा था। वो मेरे पास आई थी। मैं स्कूल यूनिफॉर्म की टाई उतार रहा था जब उन्होंने आगे बढ़कर खुद मेरी टाई उतारी। फहद, यहाँ बैठो मेरे पास। हिरा ने उसे अपने साथ बेड पर बैठाया।
कुछ देर पहले ही उसकी आरिफ अंकल से बात हुई थी। जी मामा, फहाद उम्र में ज़्यादा बड़ा नहीं था, मगर घर के हालात देखते हुए वो अपनी उम्र से ज़्यादा अकल रखता था। मेरे बेटा, आप मामा से प्रॉमिस करो, मामा जो बोलेंगी आप मानेंगे और किसी को कुछ नहीं बताएंगे। जी मामा, प्रॉमिस। फहाद, आपके मामा को ब्रेन ट्यूमर है और आपके मामा के पास कम वक्त है। हीरा का बोलना था कि फहाद फौरन खड़ा हो गया। वो इतना बच्चा हरगिज नहीं था कि वो हीरा के कहे अल्फाजों का मतलब ना समझे। तो मामा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं डैड से बात करूंगा, वो आपका इलाज करवाएंगे। वरना मैं पुलिस में जाकर बोल दूंगा कि मेरे डैडी मेरी मामा को मारते हैं और इनका इलाज भी नहीं करवा रहे हैं। फहाद बोलकर रोना शुरू हो चुका था। इसे कहाँ बर्दाश्त था, वो तो अपनी मामा की तकलीफ ही बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करता था। फहाद, इधर आओ, मेरे पास रोना नहीं है। आप तो स्ट्रांग बॉय हो ना, मेरे ब्रेव बेटे हो ना, आप रोकर मामा को परेशान करना चाहते हो। हीरा से वापस अपने पास बैठाया और इसके आंसू साफ किए। हीरा ने वापस उसे अपने पास बैठाया और उसके आंसू साफ किए। हीरा के इस तरह पूछने पर फहाद नफी में सर हिलाने लगा और खुद भी अपने आंसू साफ करने लगा। और आपने मामा से प्रॉमिस किया है ना, आप मामा के सीक्रेट्स किसी को नहीं बताओगे, तो क्या आप मामा से क्या हुआ प्रॉमिस तोड़ दोगे? एक बार फहाद ने नफी में सर हिलाया। गुड मामा का शहजादा। अब मेरी बात सुने फहाद, कल आरिफ अंकल आपको स्कूल आएंगे। जब आपके टीचर आपसे बुला के पूछे कि आप इन्हें जानते हैं, तो आप इनको बोलना वो आपके नाना है। वो कल छुट्टी से पहले आएंगे। ओके मामा, लेकिन मैं इनको पहचानूंगा कैसे? वो ओल्ड होंगे बेटा और वाइट कलर के ड्रेस में आएंगे और फिर वो आपको अपने साथ ले जाएंगे। आप बिना कुछ कहे इनके साथ चले जाना। वो आपको एयरपोर्ट पर लेकर जाएंगे। वहाँ से आपकी यूके की फ़्लाइट है। जब आप यूके पहुँचोगे तो वहाँ आपको कोई लेने आ जाएगा। ये सब आपको आरिफ अंकल समझा देंगे और आपको उनकी सारी बातें गौर से सुननी है और सारी बातों पर अमल भी करना है। और फिर आप वहीं यूके में रहोगे। समझ रहे हो ना मामा की बातों को? फहाद को मुस्तकिल खामोश पाकर हीरा ने उसके गाल पर प्यार से अपना हाथ रखा। और मामा आप, मैं वहाँ अकेला नहीं जाऊँगा, वो भराई हुई आवाज़ में बोला। हीरा ने उसे खुद में बेच लिया। अकेले नहीं मिर्जान, आपके जाने के कुछ दिन बाद मामा भी आ जाएंगी। आप प्रॉमिस करो, आप मामा की बात मानोगे। प्यार करते हो ना मामा से? हीरा गले लगे ही इसने जवाब दिया। फिर मामा की बात मानोगे ना? जी मामा। इसकी फरमाबरदारी पर हीरा ने इसके सर पर बोसा दिया और थोड़ी देर वो इसे ऐसे ही गले लगाए बैठी रही। फिर फहाद को प्यार करके उसे फ्रेश होने का भूल कर खुद खाना लाने चली गई। हीरा ने पूरी रात फहाद को देखते इसके पास गुजार दिया। अपनी जान से अजीज बेटे को दूर भेजना इसके लिए आसान नहीं था। सुबह उसने फहाद को भेजने से पहले बहुत प्यार किया। फिर इसको स्कूल भेज दिया। फहाद भी अपने आंसू रोकर स्कूल चला गया। वो अपनी माँ के सामने रोकर इन्हें मजीद दुखी नहीं करना चाहता था। इसका स्कूल टाइम खत्म हुए घंटा हो चुका था और वो अभी तक नहीं आया था। अब हीरा की बेसुकूनी इत्मीनान में बदल चुकी थी। वो जानती थी कि वो अब तक यहाँ से काफ़ी दूर जा चुका होगा। इसकी फ्लाइट दोपहर 2 बजे की थी। वो इत्मीनान से सोफे पर बैठ गई और इसे मालूम था अब इसे क्या करना है। अब इसे फैसल से आज़ादी चाहिए थी और अब इसके पैर की बेड़ी वो तोड़ चुकी थी। हीरा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? खाला उसके इत्मीनान की वजह जानती थी, पर वो फैसल की दरिंदगी से भी वाकिफ थी। वह जानती थी फैसल इसे नहीं बख्शेगा। पता है डर की आखिरत क्या होती है? जब वो हद से बढ़ जाता है तो ख़त्म हो जाता है। खाले से हैरत से देखने लगी। वो डरपोक सी हीरा बिल्कुल नहीं लग रही थी। फैसल ने मुझे इतना डराया कि अब इसका डर मेरे दिल से ख़त्म हो चुका है। मैं अपने पैरों में पड़ी जंजीर को तोड़ चुकी हूँ। मैं फहाद को फैसल की पहुँच से बहुत दूर भेज चुकी हूँ। अब मैं फैसल से आज़ादी हासिल करूँगी। वो इंसान नहीं दरिंदा है और मैं एक दरिंदे के साथ अब हरगिज़ नहीं रहूँगी। खाला कोई जवाब देती से पहले फैसल की चीखने की आवाज़ आई। इसके चीखने पर खाला और हीरा के साथ साथ मुलाजिम भी इसकी तरफ मुतवज्जह हुए, लेकिन इसकी चीख को बाहर निकालने पर सारे मुलाजिम बाहर चले गए। फहाद कहाँ है? वो गुस्से से मुठ्ठियाँ पीछे हीरा की जाने बढ़ा, लेकिन हीरा के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया। वो वैसे ही खड़ी फैसल को देख रही थी। खाला दिल पर हाथ रख के खड़ी थी। इन्हें फैसल से खौफ महसूस हो रहा था। थोड़ी देर पहले फैसल को खबर मिली थी फहाद को छुट्टी से पहले ही कोई ले जा चुका है और टीचर के कहने के मुताबिक फहाद को उसके नाना लेकर गए थे। वही सुनते ही समझ गया था कि इन सब के पीछे हीरा का हाथ है और इस बार हीरा को वो बहुत सख्त सजा देने का इरादा रखता था। वो वही है जहाँ उसे होना चाहिए था, तुम्हारे साय से भी दूर। हीरा वैसे ही इत्मीनान से खड़ी कह रही थी। उसका इत्मीनान फैसल को जला रहा था। मैं आखिर बार पूछ रहा हूँ, हीरा फहाद कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? डर लग रहा है? इतनी मेहनत जो की है वो ज़ाया ना हो जाए, कहीं सारी दौलत हाथ से ना निकल जाए। बोलते हुए हीरा इस्तेज़ाइया हंसी। ओह रियली हीरा, तुम इतनी बेवकूफ़ हो? तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से मेरे किए कराए पर पानी फेर दोगी? ना हीरा बीबी ना, आपके मुकाबले फैसल उस्मानी खड़ा है जिसे हारने की आदत ही नहीं है। मुझे सिर्फ अपने कदम जमाने थे जो मैं जमा चुका हूँ, और रही बात इस दौलत की, वो मैं बहुत पहले ही अपने नाम करवा चुका हूँ। फैसल के मुस्कुरा कर बोलने पर हीरा की मुस्कुराहट सिमटी। तुम्हें पता है फैसल तुम कौन हो?
तुम एक गंदी नाले के कीड़े हो, और पता है मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल किया। गटर का कीड़ा गटर में ही अच्छा लगता है। इसे साफ पानी में लाने से वो कीड़ा साफ नहीं होता, बल्कि वो सारा पानी गंदा कर देता है। और तुम तो फैसल के जोरदार थप्पड़ से उसके अल्फाज उसके मुंह में ही रह गए। अपने सुरगाल पर हाथ रखे उसने फैसल को देखा, जो खूंखार नजरों से उसे ही देख रहा था। और फिर हीरा का हाथ हवा में बुलंद हुआ और फैसल के गाल पर अपनी उंगलियों के निशान छोड़ गया। फैसल इस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं था, इसलिए लड़खड़ा गया। वो गाल पर हाथ रखे हैरत से हीरा को देख रहा था। खाला भी हैरत से आंखें फाड़े हीरा को देख रही थी। इन्हें हीरा से इतनी जुर्रत की उम्मीद नहीं थी। कुछ लम्हे फैसल को हीरा की हरकत से उसे देखता रहा, फिर हैरत की जगह गुस्से ने ले ली। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। वो गुस्से से वही हाथ जो अपने गाल पर रखा था वो हीरा पर उठाने लगा, लेकिन हीरा ने पहले इसका हाथ जोर से झटक दिया। हाँ, तुम्हें मारा, और ये थप्पड़ तुम्हें बहुत पहले ही मार देना चाहिए था फैसल। जिसकी जो औकात हो उसे वहीं रखना चाहिए। तुम तो पाँव में पहनने वाली जूती से भी बदतर हो, और मैंने तुम्हें अपने सर का ताज बना लिया। वो बोलकर रुकी। फैसल अब भी उसे खूनख्वार नजरों से घूर रहा था। तुम मुझे अभी के अभी इसी वक्त तलाक दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं और मेरा बेटा पलट कर भी तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगे। तुम मुझे आज़ाद कर दो। हीरा का लहजा अपनी गुस्से से भरा था, मगर आवाज़ इतनी बुलंद नहीं थी। तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे किसी को बताने से फर्क पड़ेगा? मुझे रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा हीरा। अल्फाज को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन इससे पहले तो मैं आज़ादी ज़रूर दूंगा, लेकिन मुझसे नहीं, इस जिंदगी से। बोलते साथ हीरा को कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर इसे बाजू से घसीटते हुए किचन में ले जाने लगा। हीरा इस तरह से अपना बाजू छुड़वाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। खाला जो ये सब सख्ती की हालत में देख रही थी, हीरा के चिल्लाने पर होश में आई। फैसल इसे घसीटते हुए तकरीबन किचन में ला चुका था जब खाला इसे रोकने सामने आई। फैसल ने अपने दूसरे हाथ से खाला को पकड़ा और किचन के बराबर वाले कमरे में धक्का दिया और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया, और फिर दोबारा हीरा को घसीटते किचन में लाया। किचन में लाकर उसने हीरा को जमीन पर धक्का दिया और खुद किचन में बने एक छोटे से स्टोर में गया और वहाँ मिट्टी के तेल का कैन उठा के लाया। इसकी हरकत देखकर हीरा की रूह कांप गई। वो वहाँ से उठकर भागने लगी जब फैसल ने इसकी कलाई पकड़कर इसे वापस जमीन पर जानिब धक्का दिया। वो वजन बरकरार न रख पाई और उसका माथा स्लेब से टकराया। आज़ादी चाहिए थी ना? मुझे आज तुम्हारी इस बेबस जिंदगी पर रहम आ ही गया। अब मैं तुम्हें जिंदगी से आज़ाद कर दूंगा। फैसल मुस्कुराते हुए कहने लगा, फिर अपने हाथ में पकड़े केन से तेल हीरा पर डालने लगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते फैसल। डरो खुदा से। लेकिन फैसल कान बंद किए अपने काम में लगा रहा। रहम करो फैसल, इतना जुल्म ना करो कि हिसाब कभी पूरा ना हो सके। रहम खाओ इस मासूम पर फैसल, खुदारा रहम खाओ। खाला रोते हुए चिल्ला रही थी और मुस्तकिल दरवाज़ा पीट रही थी, और फिर वो वहीं दरवाजे के साथ बैठती चली गई। चलो, मरने से पहले तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ। बोलते हुए फैसल पीछे हुआ और स्लेब से टेक लगाए वो खड़ा हुआ था और हाथ में पकड़ा के नीचे अपने पाँव के पास रखा। जानती हो तुम्हारा बाप कैसे मरा? किसने मारा था उसे? और वो डाकू कौन थे? फैसल के बोलने पर हीरा की तमाम हरकत साकित हुई। दिल ने फौरन दुहाई दी थी कि इसके बाप की मौत की वजह वो ना बनी हो, इसके बाप का कत्ल फैसल ने ना किया हो। हीरा को साकित पाके वो मुस्कुराया। तुम्हारे बाप में चर्बी बहुत थी। रिटायर होने की उम्र में भी कुर्सी संभाल के बैठा था, इस डर से कि कहीं मैं उसकी जगह ना आ जाऊँ, और इसका सबूत उसने वसीयत में भी दिया। कोई कसर न छोड़ी मेरी सारी मेहनत बर्बाद करने में, लेकिन फिर भी मैंने दामाद होने का फ़र्ज निभाया। किसी और से ये काम नहीं करवाया, क्योंकि वो लोग बहुत तकलीफ से मारते हैं। लेकिन मैंने बहुत अच्छे से, बिल्कुल यहाँ, उसने अपने माथे पर उंगली रखी, गोली मारी ताकि तकलीफ ना और झट से मर जाए। वो बोलकर हंसा। हीरा इसे ही देख रही थी। हीरा को देखकर लग रहा था जैसे किसी ने जिस्म में से सारा खून निकाल लिया। जानती हूँ क्या कहा उसने आखिरी बार मुझसे? पहले तो उसे मुझे देखकर यकीन ही नहीं आया। मुझे बोल रहा था, तुम्हें जो चाहिए ले लो, जितने पैसे चाहिए मुझे बताओ, मैं दूंगा, मुझे जाने दो। साला धरती पर बोझ। जिंदा रहकर वैसे भी उसने अब करना क्या था, इसलिए मार दिया। उफ, बहुत होशियारी से काम करना पड़ा था। पहले उसके गार्ड से निपटा। छोड़ो, जो तुम्हारे मतलब की बात थी वो तुम्हें बता दी। बोलो, कुछ कहना नहीं चाहोगी? इसे खामोश आंसू बहाते देख फैसल ने मुस्कुराते हुए पूछा। तुम इंसान नहीं हो फैसल, और ना ही तुम जानवर हो, और ना ही दरिंदे। तुम इन सब से मिलाना इन सब की तौहीन होगी। फैसल इसकी बातें बेजारगी से सुन रहा था। इसने अपनी जेब से सिगरेट का डब्बा निकाला और इसी डब्बे से ही लाइटर निकाला और सिगरेट सुलगा कर गहरे गहरे कश लेने लगा और साथ ही मुस्कुराकर हीरा को देखने लगा। मैं अपना इंसाफ अल्लाह पर छोड़ती हूँ फैसल। तुम्हारा हिसाब इस दुनिया में नहीं हो सकता। यहाँ की सज़ा तुम्हारे एक जुर्म के लिए भी नाकाफी है। मेरा हिसाब मेरा अल्लाह तुमसे लेगा, फिर मैं देखूंगी तुम क्या करोगे, जब तुम कैसे बचोगे।
तुम मुझे तो मार ही चुके हो फैसल, लेकिन तुम्हारी मौत दूर नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल जी लोगे, इसके बाद तो तुम्हें इसके पास जाना है। जब तुम्हारी मौत आएगी तो कहाँ भागोगे? फैसल की सिगरेट एंड हो चुकी थी। जब आएगी जब का जब देखेंगे, बोलकर उसने केन पर लात मारी और वो केन जमीन पर गिर गया। केन कर हीरा की जानिब से सारा तेल बहकर हीरा से टकराया और फैसल ने अपनी जलती सिगरेट हीरा के ऊपर उछाली और किचन से बाहर निकल गया। ये सब लम्हों में हुआ था, फिर हीरा की दर्दनाक चीखें घर में गूंजने लगी और फैसल लॉन्च में आकर सोफे पर बैठ गया। सोफे की पुश्त सर टिका के वो आंखें मूंद गया। आंखों से एक आंसू निकलकर चेहरे से गिरता बालों में जज्ब हो गया। हीरा की चीखें बंद होने के बाद उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। हीरा की पहली चीख सुनकर उसके दिल ने पहली बार इसे मलामत की थी कि इसका दिल क्या कि वो रोक दे, आग बुझा दे, पर उसने अपने ज़मीर का जो पहले ही मर चुका था इसका गला घोट दिया। सभी खामोश हो चुका था, चेहरा अभी भी झुका था, आंसू टूटकर गोद में रखे हाथों पर गिर रहे थे। आहत बिल्कुल साकित बैठा था, इसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आहत को महसूस हुआ जैसे इसके अंदर बोलने की सलाहियत खत्म हो चुकी है और वो जबान से मफलूज हो चुका है। आंसुओं से चेहरा उसका भीग चुका था। क्या था सामने बैठा शख्स? आहत की माँ इससे मोहब्बत नहीं करती थी, इसकी बावजूद वो अपनी माँ की मौत पर तकलीफ में था, जबकि इसकी माँ की कुदरती मौत थी। और सभी इसकी माँ तो इससे अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करती थी और सभी को भी वो जान से ज़्यादा अजीज थी। और इसी के बाप ने उसकी माँ को इतनी बेरहमी से मार दिया। वो इतनी अजियत कैसे बर्दाश्त करता आया था? वो तो सभी को हमेशा हंसता मुस्कुराता शरारती देखता आया था। वो तो अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि सभी अपने अंदर सब कुछ छुपाए बैठा है। आहत को अपने सारे दुख सभी की दुखों के आगे सिपर लगे। सभी ने हाथ की पुर से आंसू साफ किए, फिर दोनों हाथों को मिलाकर अपने चेहरे पर फेरा। मुझे मामा के इंतकाल के 2 दिन बाद आरिफ अंकल ने बताया था कि मामा का इंतकाल हो गया। मैं भी मर जाना चाहता था। मैं भी अपने मामा के साथ इन्हीं की कब्र में इनके साथ सोना चाहता था। मैंने पाकिस्तान इनका फैसला किया, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने मुझे यही बताया था कि मामा का इंतकाल ब्रेन ट्यूमर की वजह से हुआ है। फिर जब मैं नहीं माना तो उन्होंने खाला को मेरा नंबर दिया। खाला ने मुझसे मुलाजमा के नंबर से बात की और वो मुझे सब कुछ बताया। वो जानती थी मैं बचपन से ही अनजान नहीं रहा। उन्होंने मुझे मेरे बाप के जुल्म की एक कहानी सुनाई। मैं उस दिन तय कर चुका था कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैंने हर लम्हा अल्लाह से दुआ की थी कि उसके जलील इंसान को कुछ ना हो, वो मेरे हाथों से ही मरे। उसने मुझे ढूंढने की कोशिश की थी, पर मैं उसे नहीं मिलता भी कैसे? आखिर अंकल मुझे यूके भेजने से पहले ही सारे इंतजाम करवा चुके थे। उन्होंने मेरा नाम फहाद से सभी रख दिया था और इसे खुद भी मेरे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता था। इसे मुझसे सिर्फ दौलत की लालच थी जो वो मुझसे हासिल कर चुका था। इसकी नज़र में तो इसके रास्ते का आखिरी कांटा भी निकल चुका था। ये नाम भी मेरी मामा ने मेरे लिए पसंद किया था। मैं सिर्फ अपने बड़े होने का इंतज़ार कर रहा था। मैं रोज़ रात सोने से पहले ही सोचता था कि मैं कैसे उस तक पहुंचूंगा। फिर मैं खाला से उसके पल पल की खबर रखने लगा। और फिर पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद मैंने CSS का पेपर दिया और पुलिस फोर्स ज्वाइन करी। तुमने सब कैसे बर्दाश्त कर लिया? सभी कभी अपने दुखों की भनक तक नहीं लगने दी। आंखों में आंसू लिए हुए सभी से पूछ रहा था। इसकी बात पर सभी हल्का सा मुस्कुरा दिया। इतनी छोटी उम्र में एक यही तो मैंने अपनी मामा से सीखा था। वो अपनी तकलीफों को छुपा कर रखती थी। जब वो मेरे सामने आती थी तो ऐसे मुस्कुराती थी कि अगर मैं इनकी तकलीफें अपनी आंखों से ना देखता तो इनकी मुस्कुराहट पर यकीन कर लेता। आहत अपनी कुर्सी से उठा और सभी के सामने जाकर खड़ा हो गया। आहत को अपने रूबरू देखकर सभी भी नासमझी से खड़ा हो गया। आहत ने अचानक से गले लगाकर खुद में बींच लिया। वो सभी के गले लग के रो रहा था। इसके आंसू की नमी सभी अपने कंधों पर महसूस कर रहा था। सभी ने अपने हाथ भी आहत की पुश्त पर बांध दिए और वो दोनों एक दूसरे के गले लगे रो रहे थे। सभी रोते हुए मुस्कुरा दिए। कोई तो था इसकी जिंदगी में जो इसे बिना किसी गर्ज के मोहब्बत करता था। सभी आहत से अलग होकर वापस कुर्सी पर बैठ गया। आहत भी सभी के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। फिर तुमने मार दिया अपने बाप को? इसके सामने बैठे हुए सभी को बगौर देखते पूछने लगा। हाँ मार दिया, और इसको मेरा बाप मत बोलो। पर अफसोस वैसे नहीं मार सका जैसे मारना चाहता था, क्योंकि मेरी माँ ने अपना इंसाफ अल्लाह पर छोड़ा था। और वाकई जलील इंसान को मैं कैसी भी मौत देता मेरा दिल मुतमईन नहीं होता। पर मेरा दिल मुतमईन है क्योंकि अब मैं इसको इसके असल मकाम पर पहुँचा चुका हूँ। बाकी अब इसका और अल्लाह का मामला है। मैंने इसे अपना नाना का किसास ले लिया है, और जिस तरह उसने मेरे नाना को मारा मैंने उसे उसी तरह मारा। लेकिन मैंने इसे अपनी पहचान बताना नहीं भूला। 3 साल कबल अमजद की गाड़ी इस रास्ते पर क्यों डाली है? हम इस रास्ते से तो नहीं आए थे। और ये गार्ड की गाड़ी कहाँ है? फैसल जो इत्मीनान से मोबाइल में मसरूफ था, नजर जैसे ही खिड़की से बाहर रास्ते पर पड़ी इसका माथा ठनका। पीछे मुड़कर देखा तो गार्ड की गाड़ी भी नहीं थी। शॉर्टकट है साहब। अमजद वैसे इत्मीनान से गाड़ी चलाता है, लेकिन अमजद की इस बात से फैसल का दिल मुतमईन नहीं हुआ। गार्ड की गाड़ी कहाँ है? गार्ड कहाँ गए?
एक अनजाने खौफ ने फैसल को अपने घेरे में लिया। वो सख्त लहजे में अमजद पर चीखा, चीखे नहीं साहब, दिमाग सुन हो रहा है। गाड़ी इधर ठुक गई तो मेरे साथ आपके भूत से भी धरती आज़ाद हो जाएगी। मुस्कुराते हुए उसने फैसल से एक आंख दबाकर कहा, रोको, मैं कहता हूँ गाड़ी रोको। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अमजद ने एक झटके से गाड़ी रोकी। फैसल हाथ में पकड़े मोबाइल से जल्दी से कॉल मिलाने लगा, लेकिन कॉल मिलाने से पहले अमजद इससे मोबाइल झपट चुका था। ये क्या बदतमीजी है, मेरा मोबाइल वापस करो वरना माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं दूंगा। फैसल इसे गुस्से से घूरने लगा। ओ जी, माफ़ी मांग कौन रहा है? जो तुसी माफ़ करोगे। और वो मजाकन बोलता इसकी तरफ मुड़ा। अमजद के अंदाज फैसल को अजीब लग रहे थे। वो कुछ समझता इससे पहले इनकी गाड़ी के सामने एक स्पोर्ट्स बाइक स्पीड से आके चढ़ करके आवाज़ से रुकी। अमजद तो वैसे ही मुस्कुराते हुए देखते रहा, जबकि फैसल झुककर बाइक से उतरते लंबे चौड़े मर्द को देखने लगा। वो लंबा चौड़ा इंसान बाइक से एक स्टाइल से उतरा और हेलमेट उतार कर बालों के हवा में लहराया, जैसे कोई रेसर रेस जीतने की बात करता है। हेलमेट में उतार चुका था, लेकिन अब चेहरा भी छुपा था। उसने अपने चेहरे पर रुमाल से नकाब बांध रखा था। इस वक्त ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ही जीन्स में था। हाथों में भी ब्लैक ग्लव्स पहने हुए थे और ब्लैक लगी जॉगर्स पहने हुए थे। फैसल को इस ब्लैक मखलूक से खौफ महसूस हो रहा था, जो अब उसकी साइड के दरवाजे के सामने खड़ा उसकी खिड़की का शीशा बजा रहा। फैसल के वहीं उड़ता हुआ चेहरा देखकर अमजद को हंसी आ रही थी। इसने आगे से गाड़ी के दरवाजे अनलॉक किए। क्लिक की आवाज़ से गाड़ी का लॉक खुला। फैसल हड़बड़ा के लॉक वापस बंद करने लगा, लेकिन इससे पहले नकाबपोश दरवाज़ा खोल चुका था। और फिर फैसल को टाई से पकड़कर उसने बाहर की जानिब घसीटा। फैसल के बाहर निकलने के बाद अमजद भी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। देखो, मुझे जाने दो, मुझे मार के कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम जितने भी पैसे मांगोगे मैं दूंगा, अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगा, मुझे छोड़ दो। इसके अंदाज देखकर फैसल समझ चुका था वो इसे मारने के इरादे से आया। वो इसकी मिन्नत समाजत कर रहा था और बोलते बोलते आखिर में मौत के खौफ से रो दिया था। इसकी आवाज़ डर की अटक अटक की निकल रही थी। अरे यार साहब जी, तुसी तो हकलाते हुए ग्रेट लगते हो, लेकिन अफसोस ज़्यादा देर ऐसे हकलाते हुए नहीं। गोली चली और अमजद के बाजू की गोश्त को चीरते बाहर निकल गई। अमजद को गोली लगती देखकर फैसल का रंग फक हुआ। क्या ये गोली चलाने से पहले बता तो देते, अगर मैं हिल जाता और दिल या गुर्दे पर लग जाती तो। अमजद अपनी गोली लगी जगह को दूसरे हाथ से दबाते खून रोकते दर्द से दोहरा हो रहा था। ये अमजद को गोली मारना प्री प्लान था, लेकिन इसके अचानक गोली मारने पर अमजद बिलबिला उठा। भला ये कौन सा तरीका था? अमजद इस पुरानी मुलाजमा का बेटा था जिसकी फ़ोन से हिरा आरिफ को फ़ोन करती थी। अमजद अपनी माँ से फैसल के जुर्म की सारी कहानियाँ सुनता आया था और वो फैसल से नफरत करता था। वो फैसल का ड्राइवर था और खाला की मदद से इसने अमजद का इस्तेमाल किया था। तुम्हारी बकबक बंद ही नहीं हो रही थी तो कैसे बताता, और अगर बताता तो ड्रामे देखने पड़ते तुम्हारे। उफ, इतना दर्द हो रहा है, मेरी तो जान निकल रही है, वो दर्द से कराते हुए बोला। अगर अब तुम्हारी एक भी आवाज़ आई तो आई स्वेयर इस बार गोली सीधा दिल के मकाम पर मारूंगा। अमजद ने इस बार इस नकाबपोश को गुस्से से देखा। कहा तो वो तकलीफ में था और वो इस पर तंज कर रहा था, फिर ये भी चाहता था कि सामने खड़ा शख्स पागल है, कोई बईद नहीं, वाकई ऊपर पहुंचा दे। ये गन भी कितनी अजीब चीज़ है ना, हाथ में हो तो रंग बदलते हैं और किसी और के हाथ में हो तो रंग उड़ा देते हैं। तुम्हारा उड़ा हुआ रंग तो देख लिया, अब बदलता रंग देखना चाहता हूँ, उम्मीद का रंग। वो क्या है ना, बचपन से ही मैं एडवेंचर पसंद रहा हूँ, बोरिंग काम में मज़ा नहीं आता। ये लो, इस गन में बुलेट्स लोडेड है। अगर तुमने मुझे शूट कर दिया तो तुम बच जाओगे, और अगर नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। बोलते बोलते साथ उसने गन को उंगली से निकालकर अपनी हथेली पर रखी और फैसल के सामने की। अमजद अपने दर्द को भुलाए मुंह खोले इस पागल इंसान को देख रहा था जो अपने साथ इसे भी मरवाने की तैयारी कर रहा था। पहले फैसल इस नकाबपोश को देखने लगा और फिर चिपट कर इसके हाथों से गन ले ली। गन कर उस नकाबपोश के सामने किए वो मुस्कुराया। वो ट्रिगर दबाता इससे पहले इस नकाबपोश ने अपना पैर हवा में उछाला और जोर से फैसल के हाथ पर किक मारी। जब फैसल के हाथ में पकड़ी गन हवा में बुलंद हुई और इस नकाबपोश ने बड़ी महारत से गन पकड़ ली। ये सब इतनी जल्दी हो कि फैसल पूरी तरह बौखला गया। उसे कुछ समझ ही ना आया कि उसके साथ हुआ क्या है। अमजद, जिसकी सांस फैसल के हाथ में गन देकर अटक गई थी, उसने सुकून की सांस ली। तुम नहीं सुधरते फैसल उस्मानी, नकाबपोश गन की नाल से अपने माथा खुजाते हुए बोला। मुझे जाने दो, क्या करोगे जिंदा रहकर धरती पर बोझ। नकाबपोश की बात पर फैसल को वो लम्हा याद आया जब हीरा का बाप इससे जान की पनाह मांग रहा था और इसने भी यही जवाब दिया था। देखो, मैं तुम्हारी तरह रहम दिल बिल्कुल नहीं हूँ। तुमने कमाल शाह पर रहम किया था, इसे एक ही झटके में मार दिया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। कमाल शाह का नाम सुन के फैसल पूरी तरह चौंका। तो सालों पुरानी बात थी।
मुश्किल से ही किसी को याद होगी, इतना मत सोचो। जिस तरह जुल्म करने वाले को अपना जुल्म याद रहता है, इसी तरह जुल्म सहने वाले को भी जुल्म याद रहता है। कौन हो तुम? मौत के डर से फैसल हल्का हल्का कांप रहा था। गन पर साइलेंसर लगे होने की वजह से गोली चलने की आवाज़ तो नहीं आई थी, लेकिन फैसल की चीखने की आवाज़ें गूंज रही थी। और अपने दोनों घुटनों पर और हाथ पर गोली मारकर इत्मीनान से खड़ा वो फैसल की चीखें सुन रहा था। फैसल ने गाड़ी से टेक लगाए नीचे गिरा था। नकाबपोश पंजों के बल बैठता फैसल के चेहरे के करीब झुका। मैं तुम्हारी तरह रहम दिल बिल्कुल नहीं फैसल सुमानी। तुमने अपने दामाद होने का फर्ज निभाया था, अपने ससुर पर रहम खाया था, पर मैंने बेटे होने का फर्ज हरगिज नहीं निभाया, ना अब निभाऊंगा, बोलते उसने अपने चेहरे से नकाब उठाया। तकलीफ से कराते हुए उसके मुंह से बेटे लफ्ज सुन के इसे हैरत से देखने लगा। उसके नकाब उतारने पर जो चेहरा सामने आया तो वो दो लम्हों के लिए तो उसे ऐसा लगा वो हीरा को देख रहा है। वो हूबहू अपनी माँ की कॉपी था। वही गहरी से आंखें, लंबी घनी पलकें, एक नक्श हीरा का था। फर्क था तो बस ये कि उसकी बेट थी और इसका रंग सांवला था, जबकि हीरा का रंग गोरा था। फहद वो तकलीफ और हैरत से उसे देखने लगा। सही, पर मेरा नाम अब ये नहीं। मैं अपना नाम तुम्हें बता के तुम्हारी गंदी जबान पर लाकर इसे नापाक नहीं करना चाहता। अब तुम जाओ, मेरी माँ और बाकी सब पर किए गए जुल्मों का हिसाब दो। बोलने के साथ उसने फैसल के सर पर फायर किया। फैसल के खून के छींटे जो उसके मुंह पर आए थे, उसने फैसल की जेब से उसका रुमाल निकालकर साफ किया और एक हकारत भरी नजर उसकी लाश पर डाल के उठा और अपनी जेब से एक इंजेक्शन निकालकर अमजद, जो खून बहने की वजह से पहले ही नींद बेहोश हो रहा था, इसे लगाया और आराम से जमीन पर लिटा के वापस बाइक पर बैठ गया। तो तुम्हें कोई मसला नहीं हुआ? मेरा मतलब केस और शक वगैरह। आहत की बात पर सभी मुस्कुरा दिए। मैं खुद पुलिस वाला हूँ आहत, मैंने अपना ट्रांसफर लाहौर में कराया ही इसलिए था। फैसल उस्मान का केस मेरे अंडर आया, फिर मुझे से कुछ सबूत मिले भी मेरे खिलाफ, मतलब कि कातिल के खिलाफ, तो मैंने इन्हें मिटा दिया। सभी बातें आना मुस्कुराया। तुम उसका फैसल उस्मानी का नाम नहीं जानना चाहोगे? यकीनन तुम उसे जानते होगे। सभी के सवाल पर राहत की नजर झुकाई और फिर संजीदगी से सभी को देखा। मुझे इस इंसान से शदीद नफरत महसूस हो रही है सभी, लेकिन मैं इसका नाम जानकर अपनी नफरत की लिस्ट में उसके अलावा किसी और को नहीं लाना चाहता। मैं खुद भी इस घटिया इंसान का नाम लेकर अपनी जबान गंदी नहीं करना चाहता। सभी भी आहत की बात की तायद की। वो सभी का इशारा बखूबी समझ चुका था। लेकिन तुम किसी लड़की को ढूंढने की बात कर रहे थे कि तुम 3 साल से किसी लड़की को ढूंढ रहे हो। सभी ने एक लंबी सांस लिया और फिर दोबारा बोलना शुरू किया। इस इंसान के गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है ऐश। मन से पहले भी वो लोगों की जिंदगी बर्बाद करना नहीं भूला। मतलब आज को इसकी बात कुछ खास समझ नहीं आई। मतलब ये कि उसे एक 16-17 साल की लड़की पसंद आ गई थी। उसने उस लड़की के बाप से इसका रिश्ता मांगा। अब उसकी तरह सब इंसान के रूप में जानवर नहीं होते। इस लड़की के बाप ने साफ इनकार कर दिया और फिर इस लड़की के बाप को बर्बाद कर दिया। इसकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली और इस लड़की को ब्लैकमेल करके उससे शादी कर ली। लड़की से निकाह के अगले दिन इसका बाप मर गया सदमे से। सभी ने अफसोस से आंखें बंद करके खोली और आहत भी अब आंखों में अफसोस और उस लड़की के लिए हमदर्दी के लिए सभी को सुन रहा था। और फिर वैसे अपने घर ले आया। जानते हो आहत, पहले इसके बाप का बर्बाद हो जाना और फिर इसके बाप का मर जाना, फिर अपने बाप की उम्र के इंसान से शादी हो जाना, ये तकलीफ कम नहीं थी। पर इन सब के साथ उसने एक और तकलीफ सही। क्या? बेसाख्ता आहत के मुंह से निकला। वो लड़की किसी और से मोहब्बत में मुब्तला थी और वो 2 दिन खाला के साथ रही। खाला बताती है कि वो 2 दिन इतना रोई थी कि इसे देखकर खाला भी रोई। वाकई इसकी तकलीफ बहुत बड़ी थी इतनी सी उम्र में। खाला बताती है कि उसने इन 2 दिनों में उस लड़की का शिद्दत से इंतजार किया था कि वो लड़का आए और उसे ले जाए। वो लड़की अपने दुखों का छोड़कर इस लड़के की तकलीफ महसूस करके रो रही थी। फिर इस जानवर को इतनी जल्दी मारने का इरादा नहीं था, लेकिन खाला ने बताया वो 2 दिन बाद इस लड़की को दुबई लेकर जाने वाला था, इसलिए मैंने इसे जल्दी मार दिया ताकि वो मासूम बच जाए। मैं इस लड़की से मिलकर इसे इसकी प्रॉपर्टी वापस करने का इरादा रखता था। मैंने खाला से कहकर इसकी प्रॉपर्टी के पेपर्स निकलवा लिए थे, लेकिन वो लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने इसे पूरा लाहौर ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। सभी की बातें सुनकर इसके सामने मुनीजा का चेहरा लहराया। कितने रूप होते हैं औरत के, एक इश्क में तड़पती है तो दूसरा खिलौना समझती है। मुनीजा ने इसके साथ क्या किया था और सभी जिस लड़की का बता रहा था वो क्या थी। तो सिर्फ सोच सका था कि एक बार फिर मुनीजा से नफरत महसूस हुई। हो सकता है वो जिससे मोहब्बत करती है उसके साथ चली गई हो। आहत ने अपना ख्याल जाहिर किया। नहीं, वो उस लड़के के साथ नहीं गई, बल्कि वो डर के भाग गई कि कहीं वो वापस किसी दरिंदे की इज्जत में ना आ जाए। मैं बस उस लड़की को ढूंढकर इसकी प्रॉपर्टी उसे देना चाहता हूँ। आहत सिर्फ इतना ही कह पाया कि उसे इस लड़की से हमदर्दी थी और उसने दिल से इसके लिए दुआ की थी जिससे वो मिल गया, वो जिससे वो मोहब्बत करती थी। इसलिए मैं कहता हूँ हर औरत एक जैसी नहीं होती, जिस तरह हर मर्द एक जैसा नहीं होता। मैं मानता हूँ तुम्हारे साथ जो भी हुआ, पर अब आगे बढ़ो आहत। जिंदगी मुश्किल मत बनाओ अपनी। आहत बिना कोई जवाब दिए खामोशी से सभी को देखने लगा और फिर उसे बैठे बैठे अपने गले लगा लिया। मुझे तुम पर फख्र है सभी, बहुत फख्र है।
बोलते हुए हाथ की आवाज़ नम हुई, जिसे महसूस करती सभी हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन फिर उसकी आंखें भी नम हुई। उसे हिरा हर लम्हा याद आती थी जब उसने होश संभाला था, जब से अब तक वो एक भी बात अपनी माँ की नहीं भूला था। बस फर्क ये था, वो अपने दर्द, अपनी तकलीफें अपने अंदर छुपा के रखता था और अब इसे अपने दर्द बयान करने के लिए मुखलिस कंधा मिल गया था। वो आज फिर लेट कर गया था। इसका मुनीज़ा को देखने का कोई इरादा नहीं था। वो सोफे पर ढह जाने के अंदाज में बैठा, इसकी सोचों का महवर इसकी माँ थी। वो अपनी और सभी की माँ का मुआवजा कर रहा था। होठों पर तल्ख मुस्कुराहट ने अहाता किया। वो और सोचता जब इसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। इसने आंखें खोली, जो वो अभी मूंद गया था। सामने ही मुनीज़ा खड़ी थी। उसे देखकर खड़ा हुआ और उसके बराबर से निकलता ऊपर जाने लगा। मुझे तुमसे बात करनी है। इसके अल्फाज सुन के हाथ के कदम थमे। वह जिसे अपने पहले वाले अंदाज में तुम कह के मुखातिब कर रही थी, लेकिन इसके कदम सिर्फ लम्हे के लिए रुके थे। उसे सिरे से नज़रअंदाज किए वापस आगे बढ़ता अपने कमरे में चला गया। लेकिन आज मुनीज़ा भी जिद पर थी। वो उसके पीछे कमरे में गई और अलमारी से अपना नाइट ड्रेस निकाल रहा था। मुझे बात करनी है आहत, इस बार वो जोर देती हुई बोली। आहत ने पीछे मुड़कर से एक नंगाबार नजर देखा और अलमारी का दरवाजा खोला। इसमें एक नोटों की गड्डी निकाली और मुनीज़ा की जानिब उछाली, जो मुनीज़ा के कदमों में आकर गिरी। मुनीज़ा ने नासमझी से इसे देखा। मैंने पैसे नहीं मांगे, मुझे तुमसे बात करनी है। मालूम है, तुम जैसी औरत को सिर्फ पैसे का ही काम हो सकता है, सो मैंने दे दिए। उसने नाइट ड्रेस बैठ पर उछाला और अपनी टाई खोलने लगा। मुनीज़ा पैसों की गड्डी वहीं छोड़कर इसके सामने आई। मुझे बात करनी है। अब इसकी आवाज़ ऊंची हुई। और मैं तुम जैसी औरत से बात करना पसंद नहीं करता। कैसी औरत? मुनीज़ा ने तीखे लहजे में पूछा। इसे आहत का ये रवैया तकलीफ देता था। ये तुम्हें मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद जानती हो तुम किस टाइप की औरत। मुनीज़ा इसका इशारा समझ रही थी कि वो इसे किस टाइप की लड़की कह रहा है। बोलते हुए उसने मुनीज़ा का साइड किया और ड्रेस उठा के फ्रेश होने चला गया। जब वो बाहर निकला तो मुनीज़ा अभी वहीं वैसे ही खड़ी थी। वो मुनीज़ा को नज़रअंदाज किए गुजरने लगा। जब मुनीज़ा ने इसका हाथ पकड़ा, आहत ने हाथ नहीं छुड़ाया, बल्कि अपना रुख ऐसे ही मुनीज़ा की तरफ किया और इसे सवालिया नज़र से देखा। अंदाज में बेजारगी और साफ जाहिर थी। अगर तुम्हारी नज़र में मैं इतनी खराब हूँ तो अपने साथ रखा क्यों है? निकाह क्यों किया मुझसे? बोलो। बोलते हुए ना चाहते हुए भी मुनीज़ा की आवाज़ रंग गई। टाइम पास। बोलते हुए आहत ने इससे अपना हाथ छुड़वाया और कमरे से निकल लिया। मुनीज़ा रोती हुई वहीं खड़ी रही। मैं मुनीज़ा आहत नहीं हूँ, आहत हैदर। अब मैं मुनीज़ा हाशिम ही हूँ, और मुनीज़ा हाशिम किसी की वक्त गुजारी का सामान नहीं है। मजबूत लहजे में कहते इसने अपने आंसू साफ किए। आपने झूठ कहा था बुआ, आप गलत थी। आहत को मुझसे मोहब्बत क्या हमदर्दी भी नहीं है, आप गलत थी। वो अपने आप को मजबूत नहीं रख सकी और बिना किसी सहारे के नीचे बैठती चली गई और रोते रोते अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। आज तकलीफ हद से बढ़ गई थी। मोहब्बत ना सही वो इसके बगैर ज़िंदगी गुजार सकती थी, पर इज्जत के बगैर नहीं। और आज आहत के जुमलों में से हकीकतन इसकी हैसियत दिखाई थी आहत की नज़रों में। वक्त गुजारी का सामान नहीं हुआ आहत हैदर। मुनीज़ा हाशिम वक्त गुजारी का सामान नहीं है। वो हिचकियों से रोते बार बार यही बोलने लगी। इसे अब भी यकीन नहीं आ रहा था कि आहत इसके लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है, जबकि वो जानता है कि वो बाक़िदार और पाकीज़ा लड़की है। सभी की बताई तमाम बातों से वो अच्छे से अंदाज़ा लगा सकता था कि मुनीज़ा ही वो लड़की है, क्योंकि इस लड़की और मुनीज़ा की कहानी हूबहू एक जैसी थी। बस फ़र्क था तो ये कि आहत को मुनीज़ा के बाप की मौत का नहीं पता था, और मुनीज़ा ने इसे कहा भी तो क्या क्या था। इसने हर तरीके से इसे यकीन दिलाया था कि वो हर तरह की मदद कर सकता है। आज की आंखों पर मुनीज़ा की बदगुमानी की ऐसी पट्टी बंदी थी कि वो इस लड़की से हमदर्दी रखता था, ये जाने बगैर ही कि ये वही लड़की है जिससे वो मोहब्बत करता है। सुबह वो जल्दी उठा और नाश्ता बनाने के लिए ऑफिस चला गया। नाश्ता किए बिना ऑफिस चला गया। इस पूरे घर में सिर्फ एक ही लड़की थी जिससे वो सही से बात करता था, और वो हुरैन थी। हुरैन को उसने मुनीज़ा की दोस्त नहीं बल्कि अपनी बहन समझ कर रखा था। वो ऑफिस से 5 बजे के करीब बिल्कुल फ्री हो गया था और इसके घर जाने का बिल्कुल इरादा नहीं था। अब वो सभी के घर जाने का सोच रहा था, पर फिर अपनी सोच पर अमल करते उसने सभी को फ़ोन मिलाया। दूसरी तीसरी बेल पर सभी ने कॉल उठा ली। मैं घर आ रहा था तुम्हारे। चलो ठीक है, पर ज़्यादा देर नहीं लगाना। ओके, अल्लाह हाफिज़। सभी ने इससे कहा था वो घर चला जाए, उसके पहुंचने के थोड़ी देर बाद पहुंच जाएगा। अभी वो थोड़ा दूरी पहुंचने में वक्त लगेगा। वो गाड़ी सभी के गेट के आगे खड़ी करके हॉर्न देने लगा। चौकीदार ने पहचानते हुए दरवाज़ा खोला। आहत गाड़ी पोर्च में रुकता अंदर चला गया।